योरोना नाम की एक मूवी देखी है जो कि एक ग्वाटेमालन पॉलिटिकल हॉरर मूवी है। ये फिल्म इसी साल रिलीज हुई है और इसे जायरो बुस्तामांते ने डायरेक्ट किया है। अब ये फिल्म ला योरोना यानी वीपिंग वुमेन के लेजेंड पर बेस्ड है और इस लेजेंड पर पहले भी फिल्में बन चुकी हैं, लाइक द कर्स ऑफ ला योरोना, बट दिस मूवी इज वेरी डिफरेंट। ला योरोना को IMDb पे मिले हैं 6.5 स्टार्स आउट ऑफ 10। रॉटेन टोमेटोज पे इट्स व्होपिंग 97% फ्रेश और इस फिल्म की मेटाक्रिटिक स्कोर है 79 आउट ऑफ 100। तो आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर इस मूवी की कहानी को ब्रीफली जानते हुए इस फिल्म के थीम्स और मीनिंग्स को डिस्कस करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, तो मूवी की शुरुआत एनरिके से होती है जो ग्वाटेमाला का फॉर्मर डिक्टेटर था और उस पर 1980s में नेटिव मायंस के जेनोसाइडल मर्डर्स के चार्जेस लगे थे। एक रात एनरिके को किसी औरत के रोने की आवाज आती है और वो अपनी गन लेकर रूम से बाहर जाता है। वो देखता है कि बाथरूम का टैप ओपन था और वो उसे बंद कर देता है। एनरिके घर के किचन में पहुंचता है और उसे एक औरत की आकृति दिखती है जिस पर वो शूट कर देता है। लेकिन दोस्तों ये एनरिके की वाइफ कार्मेन थी। तभी वहां एनरिके की हाउसमेट वेलेरियाना आ जाती है, लेकिन एनरिके उस पर भी अटैक कर देता है। उसी वक्त एनरिके का गार्ड लेटोना वहां आकर एनरिके से गन ले लेता है और हम देखते हैं कि कार्मेन भी ठीक है क्योंकि एनरिके ने अपना शॉट मिस कर दिया था। असल में कोर्ट केसेस की वजह से एनरिके एक्स्ट्रा कॉशियस था क्योंकि कई लोग उससे नफरत करते थे। यहाँ सबसे अजीब बात यह थी कि सिर्फ एनरिके को ही किसी के रोने की आवाज आ रही थी और बाकियों ने ऐसी कोई आवाज नहीं सुनी थी। इन इंसिडेंट्स के बाद कार्मेन और उसकी बेटी नटालिया घर के सर्वेंट से पूछताछ करते हैं और अगली सुबह वो सभी सर्वेंट्स उस घर में काम नहीं करना चाहते थे और सभी एक्सेप्ट वेलेरियाना नौकरी छोड़कर चले जाते हैं। उस दिन एनरिके अपने फैमिली के साथ कोर्ट हाउस जाता है जहां कई नेटिव मायन औरतें एनरिके और उसके आर्मी के खिलाफ टेस्टिमनीज देते हैं। वो बताते हैं कि कैसे आर्मी वालों ने उनके क्रॉप्स को खराब किया, उनके घर को तबाह किया, कैसे उनके फैमिलीज और बच्चों को मारा और औरतों का रेप करके उन्हें मार दिया। कोर्ट एनरिके को गिल्टी मानती है, लेकिन एनरिके की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और उसे मिलिट्री हॉस्पिटल लाया जाता है। दूसरी तरफ हम जो कार्मेन और नटालिया को कोर्ट के वर्डिक्ट के बारे में बातें करते देखते हैं और कार्मेन कहती है कि वो मायन औरतें झूठ बोल रही थी, लेकिन नटालिया इस बात से कन्विंस नहीं थी और कार्मेन उसे इस बात को भूल जाने कहती है। अब दोस्तों ना चाहते हुए भी नटालिया को रिलेक्टेंटली ये बात माननी पड़ती है। ऐसे में कुछ दिन बीत जाते हैं और एनरिके पूरे टाइम हॉस्पिटल में होता है, जिसके दौरान एक हायर कोर्ट एनरिके के गिल्टी वर्डिक्ट को ओवरटर्न कर देती है, यानी कि उसे दोषी नहीं ठहराती है। इस बात से चारों तरफ प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं और इसी बीच एनरिके को घर लाने की तैयारी चलती है। जिस दिन वो घर वापस आता है तो उसके सिक्योरिटी गार्ड्स देखते हैं कि एनरिके के घर के बाहर प्रोटेस्टर्स की भीड़ जमी है और एनरिके को बड़ी मुश्किल से घर लाया जाता है। एनरिके अपने कमरे में रेस्ट करता है, लेकिन दोस्तों फिर से उसे किसी औरत के रोने की आवाज आती है। एज यूजुअल ये आवाज किसी और को सुनाई नहीं दे रहा था। एनरिके विंडो के पास जाता है और वो देखता है कि एक औरत उसे घूर रही थी। इस औरत का नाम अल्मा था और वो वेलेरियाना के विलेज से एनरिके के घर में काम करने आई थी। वेलेरियाना अल्मा को अंदर लाती है और उसके घर का एक टूर देती है। इस टूर के दौरान किचन का एक टैप अपने आप खुल जाता है जो वेलेरियाना को अजीब लगता है, पर वो इस बात को कुछ खास ध्यान नहीं देती। वेलेरियाना ने अपने विलेज से और भी लोगों को बुलाया था पर कोई भी नहीं आया क्योंकि वो सभी डरे हुए थे। उस रात जब वेलेरियाना सो जाती है तो हम देखते हैं कि अल्मा उसे क्रीपली देख रही है। अगली सुबह सभी घर के बाहर देखते हैं जहां प्रोटेस्टर्स अब भी जमा हुए थे और अल्मा चुपके से आकर नटालिया की बेटी सारा को एक फ्रॉड दिखाती है, जिसके बाद सारा उसके साथ चली जाती है। मीनवाइल प्रोटेस्टर्स घर के विंडो पर पत्थर वगैरह फेंकते हैं जिससे कांच टूट जाते हैं। नटालिया सारा को ढूंढती है पर उसे सारा कहीं नहीं मिलती। फाइनली नटालिया सर्वेंट्स क्वार्टर जाती है और देखती है कि अल्मा ने सारा का सर पानी में डाल रखा है। नटालिया सारा को डांट कर ले जाती है और सारा उससे कहती है कि अल्मा उसे पानी में सांस रोकना सिखा रही थी। उस रात सारा नटालिया को यह भी बताती है कि अल्मा के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, पर दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। खैर उसी रात एनरिके को कुछ आवाजें आती है और वो देखता है कि अल्मा पूल में है। अल्मा पूल से निकलकर अपने रूम के बाथरूम में जाती है। एनरिके भी उसके पीछे चल देता है और वो अल्मा को क्रीपली देखता है। एनरिके रियलाइज करता है कि उस रूम का फ्लोर फ्लडेड था और तभी अल्मा एनरिके को देखती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। बट देन उसी समय वहां कार्मेन और नटालिया भी आ जाते हैं, जिसके बाद अल्मा चिल्लाती है कि एनरिके उसे हरास कर रहा है। यहाँ हम व्यूअर्स रियलाइज करते हैं कि फ्लोर्स पे पानी नहीं था, बल्कि ये सिर्फ एनरिके को ही दिखाई दे रहा था।
नटालिया एनरिके के इस बिहेवियर से दुखी हो जाती है और वो अल्मा से माफी मांगती है, लेकिन दोस्तों कार्मेन उल्टा अल्मा से कहती है कि वो टाइट कपड़े ना पहने। अगली सुबह कार्मेन नोटिस करती है कि उसकी आंख में कुछ चोट जैसा निशान बना हुआ है और वो अपने आंख में आई ड्रॉप्स डाल लेती है। घर में कैद रहकर वो और नटालिया अब मेंटली इफेक्ट होने लगते हैं और उस रात कार्मेन जब सो रही होती है तो उसे एक सपना आता है जिसमें उसके साथ 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की, और वो तीनों एक फील्ड में भाग रहे थे। इस सपने में ऐसा लगता है कि वो किसी से छुप रही थी और वो बच्चों को लेकर एक जगह चली जाती है, लेकिन वो इतना डरी हुई थी कि वो पी कर देती है। जब कार्मेन की आंख खुलती है तो वो नोटिस करती है कि उसने सच में अपना बेड वेट कर लिया है। वो ये बात अगली सुबह नटालिया को बताती है, जो एक डॉक्टर भी थी, और नटालिया कहती है कि इस उम्र में ऐसा होना कोई घबराने वाली बात नहीं है। मीनवाइल अल्मा सारा को पानी में अपनी सांस रोकना सिखा रही थी और सारा को बाहर निकालने के बाद अल्मा उसे एक पोस्टर दिखाती है जिसमें एक मिसिंग आदमी का पिक्चर था। यह आदमी एक नेटिव मायन था जिसकी जेनोसाइड में मौत हो गई थी, लेकिन अल्मा सारा को उनके घर के बाहर प्रोटेस्टर्स की भीड़ की तरफ इशारा करती है जहां सारा को वो आदमी खड़ा दिखता है। नटालिया भी ये सब देखती है और नोटिस करती है कि वो आदमी उसी को देख रहा है और ये सब देख के नटालिया थोड़ी परेशान हो जाती है। उस रात भी कार्मेन को वही सपना आता है जिसमें मिलिट्री वाले उसे और उसके बच्चों को खींच कर कहीं ले जा रहे थे। चारों तरफ से गन्स और रोने की आवाजें आ रही थी और तभी कार्मेन की आंख खुलती है और दोस्तों वो अपने बॉडी पर असली चोटों के निशान देखती है। कार्मेन अब बहुत डरी हुई थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। खैर अगली सुबह एनरिके वैलेरियाना को अपने कमरे में एक जगह दिखाता है जिसे देखकर वैलेरियाना कहती है कि कोई उस पर ब्लैक मैजिक कर रहा है। वैलेरियाना एनरिके को लेकर उस पर झाड़ फूंक करती है ताकि अगर कोई बुरी नजर हो तो वो चली जाए। इसके बाद वैलेरियाना अल्मा के साथ मिलकर उस जगह को साफ करने लगती है और इसी बीच वो अल्मा से पूछती है कि उसने अपने विलेज से कांटेक्ट किया था लेकिन किसी को भी अल्मा के बारे में कुछ नहीं पता है। अल्मा कहती है कि वो विलेज के पहाड़ियों में रहा करती थी और जब मिलिट्री वालों ने विलेज में कैंप लगाया तो वो वहां से चली गई थी। शायद यही वजह है कि उसे ज्यादा कोई नहीं जानता। वैलेरियाना अल्मा से उसका एज पूछती है और अल्मा कहती है कि उसे याद नहीं है। इसी बीच नटालिया और कार्मेन उनके घर के बाहर देखते हैं जहाँ प्रोटेस्टर्स उन्हें घूर रहे थे और नटालिया कार्मेन को अंदर ले आती है। उस रात सारा चुपके से एनरिके का ऑक्सीजन टैंक ले जाती है ताकि वो पूल में अपने सांस रोकने की प्रैक्टिस कर सके। लेटोना को कुछ आवाज आता है और जब वो घर को इंस्पेक्ट करता है तो घर में 2 छोटे बच्चे जो कार्मेन के सपनों में आते थे वो लेटोना को ले जाते हैं। इसी बीच एनरिके भी जग जाता है और वो सारा के पीछे पीछे पूल तक पहुंच जाता है जहां उसे अल्मा पानी में दिखती है। एनरिके पानी में गोली चला देता है और गोली सारा के हाथ को छूकर निकल जाती है। तभी गन की आवाज सुनकर सभी वहां आ जाते हैं और वो एनरिके को काबू में करते हैं, जिसके बाद नटालिया एनरिके को बेहोशी का इंजेक्शन दे देती है। उसी वक्त सारा देखती है कि उनके घर के बाहर कई सारे फ्रॉग्स हैं और फिर अचानक से वहां कई सारे डेड नेटिव मायंस के स्पिरिट आ जाती है। उन्हें किसी औरत के रोने की आवाज भी आती है और वैलेरियाना सबको कैंडल्स और शुगर लाने कहती है। यहाँ सारा भी कहती है कि ये रोने की आवाज अल्मा की है जो अपने बच्चों के लिए रो रही है। सारा कहती है कि अल्मा ने उसे बताया था कि वो उसके ग्रैंडफादर को बहुत पहले से जानती है और उसने सारा को ये भी सिखाया था कि उसे कभी भी डूबना नहीं है। वैलेरियाना कैंडल्स जलाकर एक रिचुअल करती है ताकि स्पिरिट्स उन्हें हार्म ना करें, पर सारा की सांसें धीमी होने लगती है और कार्मेन भी स्ट्रेंज एक्ट करने लगती है। कार्मेन फिर से खुद को अपने सपने में पाती है जहां वो देखती है कि मिलिट्री वाले उसके बच्चों को पानी में डुबाकर मार देते हैं और फिर उसे शूट भी कर देते हैं। शूट करने वाला और कोई नहीं बल्कि एनरिके था और कार्मेन अपने साइड में अल्मा की बॉडी देखती है। जी हाँ दोस्तों, 1980s में एनरिके कहा जिस जेनोसाइड में था उसमें उसने अल्मा के बच्चों को मार दिया था, जिसके बाद उसने अल्मा को भी मार दिया था। कार्मेन को जो सपने आ रहे थे वो कोई सपना नहीं बल्कि अल्मा की हकीकत थी, वही हकीकत जो अल्मा कार्मेन को दिखाना चाहती थी। सपने में कार्मेन एनरिके का गला दबाती है और रियलिटी में भी कार्मेन एनरिके का गला दबाकर उसे मार देती है। एनरिके के मरने के बाद सभी स्पिरिट्स वहां से चली जाती हैं और अगले दिन एनरिके का फ्यूनरल होता है। फ्यूनरल के बाद मिलिट्री का एक आदमी जो एनरिके के साथ था वो बाथरूम में जाता है जहां उसे एक औरत के रोने की आवाज आती है और वो देखता है कि बाथरूम का फ्लोर फ्लडेड हो जाता है। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी ला llorona मूवी की कहानी और अब हम बात करेंगे इस मूवी के थीम्स, मीनिंग्स और इसके रियल इंस्पिरेशन की। ला llorona एक मॉडर्न रीटेलिंग है जो कि एक क्लासिक हॉरर स्टोरी के ऊपर बेस्ड है।
शॉर्ट में बताया जाए तो ला llorona एक रोती हुई औरत की स्पिरिट है जिसके बच्चे मारे गए थे। मैंने इस स्टोरी को कई बार अपने चैनल पे कवर कर रखा है, तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप मेरे चैनल को चेक कीजिए। अब यहाँ इसी स्टोरी को यूज करके उसे एक सुपरनैचुरल मूवी में तब्दील किया गया है। अब ये फिल्म तो फिक्शन है, पर इसकी इंस्पिरेशन ग्वाटेमाला में हुए जेनोसाइड, वहां हुए वॉर क्राइम्स और उनके केसेस से इंस्पायर्ड है। एफ्रान रियोस मोंट ग्वाटेमाला के एक डिक्टेटर था जिसने सिविल वॉर के दौरान ह्यूमैनिटी के खिलाफ बहुत ही ग्रूसम क्राइम किए थे, और ये मूवी इसी इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है। मोंट ने मायन इंडिजीनियस लोगों का मैसेकर किया था, जिसके 2013 में उसे कन्विक्ट भी किया गया था, लेकिन कुछ ही समय बाद उसके वर्डिक्ट को ओवरटर्न कर दिया गया और मायंस को जस्टिस नहीं मिल पाई थी। अब ये सब सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ एनरिके का कैरेक्टर मोंट को सिंबलाइज करता है। इस रियलिटी को फिक्शनलाइज करके मूवी के डायरेक्टर ने एक सुपरनैचुरल रिवेंज फिल्म बनाई है, जहां अल्मा और बाकी मायंस के स्पिरिट उनका बदला लेने के लिए आए हैं। अल्मा की स्पिरिट कार्मेन को ही वो सपने दिखाती है, क्योंकि कार्मेन को लगता था कि कोर्ट में मायन औरतें झूठ बोल रहे थे। इतना ही नहीं, कई जगहों पर इस फिल्म में कार्मेन रेसिस्ट रिमार्क्स भी देती है, और जब उसके हाउसमेट्स काम छोड़ देते हैं तो वो उन्हें अनग्रेटफुल बुलाती है। इन्हीं वजह के कारण अल्मा कार्मेन को एनरिके की सच्चाई दिखाना चाहती थी। अब ऐसा नहीं है कि कार्मेन को एनरिके के वुमेनाइजिंग बिहेवियर के बारे में नहीं पता था, लेकिन वो फिर भी चुप रहती थी। मूवी ये दिखाना चाहती है कि कार्मेन, नटालिया, वैलेरियाना कैसे सब चुप रहकर किसी क्रिमिनल को बचा रहे थे, और ऐसा करने से वो उस क्रिमिनल के क्राइम्स के भागीदार हैं। ये फिल्म मायंस और स्पेशली अल्मा और उसके जैसे कई औरतों के पेन की कहानी है, जिनकी डिग्निटी उनसे छीनी गई और उनके बच्चों को मार दिया गया। मूवी की एक सीन जो मुझे पर्सनली बहुत पावरफुल लगी, वो है जब घर की सभी औरतें रिचुअल कर रही थी। एनरिके का साथ देने के लिए वो स्पिरिट से माफी मांगती है, और हम एनरिके को, जो पैट्रियार्की को सिंबलाइज करता है, उसे एक मैट्रियार्की से रिप्लेस होते हुए देखते हैं, which included कार्मेन, वैलेरियाना, नटालिया एंड सारा। ला llorona जेनोसाइड के घोस्ट्स के बारे में है जिन्हें जस्टिस नहीं मिला, और इस बात को मूवी में लिटरली हम उस सीन में देखते हैं जब बालकनी से नटालिया और कार्मेन घर के बाहर देखते हैं और उन्हें प्रोटेस्टर्स घूरते हुए मिलते हैं। यहाँ ये प्रोटेस्टर्स उन घोस्ट को सिंबलाइज करते हैं जो ग्वाटेमाला के मायंस के हैं, और जो कार्मेन और नटालिया को उनके कॉम्प्लिसिटी के लिए अकाउंटेबल ठहराते हैं। मूवी के लास्ट सीन में ये क्लियर हो रहा है कि घोस्ट अपना बदला हर उस व्यक्ति से लेंगे जिसने भी जेनोसाइड वाला क्राइम किया था। तो दोस्तों, ये थी ला llorona मूवी से रिलेटेड कुछ बातें और ऑब्जर्वेशंस, एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीजें पसंद आई होंगी। ये एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिसमें कोई भी चीप जंप स्केयर्स नहीं है, और ये कॉन्जरिंग यूनिवर्स के वर्जन से तो बहुत ही ज्यादा बेटर है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।